Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि फादर की तबीयत सही नहीं चल रही है एंड ही इज़ स्टिल इन सीरियस कंडीशन एंड इज़ इन ICU। वक्त का तमाचा कुछ ऐसे लगा है कि समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ, और ऊपर से आप लोगों की क्लासेस भी हैं जो काफ़ी डिले हो गई हैं। तो इसके लिए आई एम रियली अपोलोजाइज बाय हार्ट कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, बट क्या कर सकते हैं, हालात ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। और किसी ने खूब ही कहा है, हालात ने जिसको मारा उसका कौन सहारा। हालात ने जिसको मारा उसका कौन सहारा। मांझी तो मिल जाते हैं पर मिलता नहीं किनारा। मांझी तो मिल जाते हैं पर मिलता नहीं किनारा। लेकिन दोस्तों, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ाया जाए, कुछ ना कुछ तो कराया जाए, क्योंकि जो हमारा एक रिदम बना हुआ था वो बीच में एकदम से ब्रेक हो गया। वक्त ने कुछ इस तरह का सितम ढाया कि सब कुछ एक तरह से ब्रोकन हो गया। तो वही चीज़ है कि मैं सोच रहा था कि इस चीज़ को अब कंटिन्यू किया जाए किसी भी तरह से। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो ही एकमात्र साधन हो सकता है इस समय जो मैं आप तक पहुंचा सकता हूं, क्योंकि कोचिंग जाना पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ से जाकर वीडियो बनाऊँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्पेंड इन हॉस्पिटल। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों। लेकिन जो आपको मटेरियल मिले उसको अच्छी तरह समझना और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करना, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं PDF या वर्ड फाइल भी आपको सेंड कर दूंगा और आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो कारण यही था बस कि मुझे देखो, स्टार्ट तो मुझे करना ही था और ऊपर से प्रेशर भी था। आप लोगों का सपोर्ट मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना पेशेंस बनाए रखा इतने दिन, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन कुछ 2-4 स्टूडेंट्स थे जो जिनके कुछ नेगेटिव मैसेज भी इस बात को लेकर आए मेरे पास, और कि सर क्लासेस स्टार्ट नहीं की हैं, हमने तो फीस भी पे कर दी है। इवन आई टोल्ड देम दैट माई फादर्स कंडीशन इज़ नॉट वेल, बट स्टिल दे डिडेंट एग्री फॉर दैट। तो होता है, कुछ लोग होते हैं, मैंने उनसे साफ स्पष्ट मना कर दिया कि आप छोड़ सकते हैं। तो यही चीज़ है कि आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था रेनेसा एज, रेनेसा के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो जो थी हमारी रेनेसा की वीडियो थी, लेकिन रेनेसा से पहले मैंने आपको बताया था एक चार्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कब कब के कौन कौन से एजेस आए। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसको एंग्लो सैक्सोन लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है, वो 450 में आया, 1066 तक चला। इसके बाद मिडल इंग्लिश लिटरेचर 1066 से 1500 तक रहा। फिर उसके बाद इंग्लिश रेनेसा 1500 से 1660 तक। फिर रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700 तक। 18th सेंचुरी एज ऑफ एनलाइटमेंट, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, ऑगस्टन एज 1700 से 1798 तक। रोमांटिसिज्म 1798 से 1837 तक। विक्टोरियन लिटरेचर 1837 से 1901 तक, और मॉडर्न एज 1901 से 1922 तक, और पोस्ट मॉडर्न एज 1922 से आज तक। ये पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो दोस्तों, इस तरह से ये एजेस हैं जो मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा, और इसमें को जो को रिलेट एजेस करते होंगे, जो इन एजेस के बीच में आते हैं, जैसे कि आज एक एज मैं आपको बताने वाला हूं, मेटाफिजिकल एज, जिसको लेट रेनेसा पॉइंट्स और लेट रेनेसा पॉइंट्स एजेस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी आज हम डिस्कशन उसका करेंगे। तो ये सारे एजेस का चार्ट जो मैंने आपको पहले भी दिया था, अगर जो आपको किसी को ना मिला हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस चार्ट को भी सेंड कर दूंगा, जिसमें पूरी डेट दी हुई है कि कब से कब तक कौन सा एज चला। अब इसके बाद मैंने आपको रेनेसा बताया था दोस्तों। तो रेनेसा के बारे में मैं थोड़ा सा रिवीजन में आपको पहले आपको करा देता हूं। रेनेसा क्या है? रेनेसा स्टैंड्स फॉर रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक क्लासिकल कल्चर इन यूरोप। यूरोप में जो ग्रीक की प्राचीन संस्कृति का जो जन्म हुआ था वो रेनेसा कहलाया था, वो पुनर्जागरण कहलाया था। अब ये जो रेनेसा था ये यूरोप में क्यों आया, इसका कारण क्या था? दोस्तों, क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, मैं सटीक बात आपको बता रहा हूं। एक तो इसका कारण ब्लैक डेथ, और दूसरा फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ब्लैक डेथ क्या था? जो एक प्लेग की बीमारी आई थी, और वो क्या था, उससे लोग मतलब काफ़ी मात्रा में इन्फेक्टेड हो रहे थे। तो उससे बचने के लिए वो यूरोपियन कंट्रीज में आए, और जब वो यूरोपियन कंट्रीज में आए
तो वो अपने साथ लेकर आए ग्रीक की मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, पांडुलिपियों को, हस्तलिपियों को, और इसका फायदा इंग्लिश पीपल ने उठाया। मतलब ब्लैक डेथ जैसी एक महामारी का भी फायदा अंग्रेजों ने उठा लिया था। क्यों? क्योंकि जब दूसरे देश से लोग आए और यूरोपियन कंट्रीज में आए तो उससे उनकी जो कल्चर थी वो एनरिच्ड हो गई, वहां की संस्कृति भी यूरोप में आ गई, स्पेशली इंग्लैंड में। तो इसका ये फायदा इनको मिला। ऐसे ही फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो तुर्किश पीपल थे उनका एक रूलिंग ओवर था उस पर, कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीक की कैपिटल पर, तो उनकी राज्य का अंत होना, उनके शासन का अंत होना और फिर यूरोप में आना ग्रीक की संस्कृति के साथ, तो वो भी एक तरह से रेनेसा बना इंग्लैंड में। तो ये रेनेसा के फैक्टर्स रहे। अब रेनेसा में मैंने आपको बताया था क्या क्या अचीवमेंट हुए थे। प्रिंटिंग प्रेस बाय विलियम कैक्सटन, विलियम कैक्सटन जो कि एक जर्मन के निवासी थे, उनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन, वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पहले किताबें एक एक दो दो लिखी जाती थी, लेकिन अब क्या था कि अब प्रिंट ज्यादा होने लगी और ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। इसके साथ साथ, प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ, मैंने आपको बताया कि जो कंपास था, कंपास का आविष्कार भी इसी एज में हुआ था। कंपास वाज इन्वेंटेड इन द सेम एज बाय गैलीलियो। इसके अलावा कोपरनिकस एंड गैलीलियो, टू एस्ट्रोनॉमर्स, रीडिस्कवर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उन्होंने ये रीडिस्कवर किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, कोपरनिकस और गैलीलियो ने। इसके अलावा वास्को डिगामा जो थे, उन्होंने भारत की यात्रा की, भारत की खोज एक तरह से उन्होंने अंग्रेजों के लिए की। और इसके साथ साथ कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये सभी रेनेसा, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, तो इन एज का जो मतलब ये पूरा एक एंटायर एक एज बनता है, इसके मुख्य फीचर्स ये रहे। एरिस्टोटल की बुक्स पोएटिक्स, प्लेटो की बुक रिपब्लिक और कैस्टिजिलोन की द बुक द कॉर्टियर का आना भी इस एज की बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। शेक्सपियर के नाटक, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस एज का माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें किंग हेनरी सेवंथ ने यहां पर व्यापार को बढ़ावा दिया, समुद्री रास्तों से व्यापार को बढ़ावा मिला और उससे जो पैसा कमाया गया वो वहां की चर्च के रेनोवेशन में, इंग्लिश चर्च के रेनोवेशन में लगाया गया, जिससे वहां की जो चर्च थी वो रेनोवेटेड हुई और वहां के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला था। ये मैं रेनेसा एज की आपको सारी अचीवमेंट्स बता रहा हूं। दोस्तों ये एज एक ह्यूमनिज्म का एज था, न्यू आइडियाज का एज था। इसमें न्यू आइडियाज आए, ग्रीक लर्निंग को और लैटिन लर्निंग को बढ़ावा मिला, तो एक ह्यूमनिज्म को बढ़ावा मिला, डेवलपमेंट हुआ। इसके साथ साथ किंग हेनरी VIII ने तो अपनी लाइफ में ही रिफॉर्मेशन कर लिया था। उन्होंने क्या किया था, अपनी पत्नी जिसको वो पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका आपस में डिस्प्यूट होता रहता था, तो उसको छोड़कर उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी की थी और उसके लिए वो गए थे पहले पॉप के पास। अब पॉप जो था, पॉप बहुत निरंकुश हो रहे थे वहां पर, पॉप की जो सत्ता थी वो बहुत निरंकुशवादी हो रहे थे। तो यहां पर पॉप ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे जो ये डाइवोर्स वाला जो पेपर है इस पर साइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि पहले जितने भी कानूनी अधिकार हुआ करते थे वो सब पॉप के हाथ में थे। तो पॉप ने उसके लिए बिल्कुल साफ रूप से मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। और अब जो किंग हेनरी VIII थे उनको अपने दोस्त जर्मन किंग मार्टिन लूथर की याद आई, क्योंकि मार्टिन लूथर ने इनसे एक बार कहा था कि पॉप जो है वो निरंकुश होते जा रहे हैं, तो पॉप की सत्ता को हमें खत्म करना होगा, उनके अधिकारों को कम करना होगा या खत्म करना होगा। अब वो मार्टिन लूथर के पास जाते हैं, मार्टिन लूथर से बात करते हैं, दोनों मिलकर जो है पॉप के जो अधिकार हैं वो खत्म कर देते हैं और जो कानूनी संबंधी अधिकार होते हैं वो राजा के हाथ में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मैंने डिटेल में आपको रेनेसा की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर देखें, ठीक है। किसी को लिंक ना मिला हो तो मुझसे कह दें, मैं लिंक सेंड कर दूंगा दोबारा से। तो रेनेसा की उस वीडियो को जल्दी स्टडी कर लें जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब रेनेसा और जैकोबियन एज, रेनेसा एज, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, एक ही एज के नाम है ये। दोस्तों इसका जो लास्ट पड़ाव आया जहां पर रेनेसा का एंड हुआ, वहां पर एक तरह से एक रिएक्शन आया रेनेसा पोएट्री को लेकर, स्पेशली एडमंड स्पेंसर, जिनको पोइट्स पोइट कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोइट्स पोइट किसे कहा जाता है। एडमंड स्पेंसर को पोइट्स पोइट कहा जाता है। तो उनको लेकर ये एक रिएक्शन आया, मेटाफिजिकल पोइट्स का रिएक्शन था कि वो एक अलग तरह की पोइट्री लिखना चाहते थे ड्यू टू द एक्सेस ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा एंड दैट मूवमेंट वाज नोन एज मेटाफिजिकल पोइट्री।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेटाफिजिकल पोएट्री लिखने वाले पोएट्स थे उनको खुद नहीं पता था कि उनके मूवमेंट का नाम क्या है। वो तो आगे चलकर डॉक्टर जॉनसन, टी.एस. एलियट और ड्राइडन के माध्यम से हमें पता चलता है कि दीज पोएट्स वर नोन एज मेटाफिजिकल पोएट्स, कि ये जो पोएट्स थे ये मेटाफिजिकल पोएट्स के रूप में जाने गए थे, तो उनको मेटाफिजिकल रूप के पोएट्स के रूप में यहां पर प्रसिद्धि मिली। तो इस तरह से ये हम जानते हैं। अब बात हम करते हैं जो ये मेटाफिजिकल पोएट्स हैं ये क्या हैं, कैसे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि लेटर रेनेसा पोएट्स जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से जाने गए थे। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय क्रिटिक सैमुअल जॉनसन। जो ये टर्म है मेटाफिजिकल पोएट, ये सबसे पहले जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, जिनका नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े आलोचक रहे हैं, उनके द्वारा यूज किया गया टू डिस्क्राइब अ लूज ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट who used to pay greater emphasis on the spoken rather than lyrical quality of their verse। ये उन पोइट्स के लिए यूज किया गया। ये जो पोइट्स थे मेटाफिजिकल पोइट्स, ये अपनी जो बात इनको कहनी होती थी उस पर ये ज्यादा स्ट्रेस करते थे, उस पर ज्यादा एम्फेसिस करते थे, लिरिकल क्वालिटी का ये ध्यान नहीं रखते थे, ये राइम्स और मीटर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। इस तरह के जो पोइट्स थे वो मेटाफिजिकल पोइट्स थे। और इन द चैप्टर ऑफ अब्राहम काउली in his lives of the most eminent English poets, Samuel Johnson refers to the beginning of 17th century in which there appeared a race of writers that may be termed as metaphysical poet। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने चैप्टर जो अब्राहम कॉली के लिए लिखा है कि his lives of the most eminent English poets, उसमें यहां पर मेटाफिजिकल टर्म का उन्होंने यूज किया है डॉक्टर जॉनसन ने। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि जॉन ड्राइडन ने कहा था जॉन डन के बारे में, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, कि वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करते हैं। वो मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर वो एक तरह से सुप्रीम है, किसमें, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट में, राइटिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री में जो जॉन डन है। ये ऐसा किसने कहा था? ये जॉन ड्राइडन ने कहा था जॉन डन के लिए। और सबसे पहले जो टर्म था ये डॉक्टर जॉनसन ने कहा, जो मेटाफिजिकल शब्द का यूज किया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यूज किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, आप अच्छी तरह से इनको दिमाग में बिठा लीजिए। Esteemed for metaphysical poetry never stood higher than in 1930s and 40s, largely because of T.S. Eliot's influential essay, The Metaphysical Poets 1921। जो ये मेटाफिजिकल पोएट्री थी ये इतनी हायर कभी नहीं हुई। मतलब कहने का मतलब ये कह सकते हैं हम कि 20वीं शताब्दी में जो मेटाफिजिकल पोएट्री थी उसको बहुत ज़्यादा ये एक तरह से जो है ना एक बहुत पॉपुलैरिटी मिली, एक बहुत प्रसिद्धि मिली। और कब 1930s और 40s में इसको जो पॉपुलैरिटी मिली वो किसकी वजह से मिली? वो मिली थॉमस स्ट्रेन एलियट की वजह से। जो टी.एस. एलियट थे उनकी वजह से मेटाफिजिकल पोएट्री को एक बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली थी, और इस वजह से मेटाफिजिकल पोएट्री को एक पॉपुलैरिटी मिली थी टी.एस. एलियट के ऐसे की वजह से, और वो उसमें भी मॉडर्न एज में भी जाने लगे। अब इसके बाद जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स में जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड ग्रेशो, हेनरी वॉन, अब्राहम कॉली, जॉन क्लीवलैंड, एडवर्ड विनलॉज, ये सारे के सारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। लेकिन एक तरह से आपको ध्यान रखना है कि जॉन डन इज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री है उसके लीडर और उसके जो फाउंडर हैं वो जॉन डन है। और बाकी ये जो है जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड ग्रेशो, हेनरी वॉन, अब्राहम कॉली, जॉन क्लीवेंड और एडवर्ड विनलॉज, ये सभी एक तरह से फॉलोवर्स कहे जा सकते हैं जॉन डन के, जिन्होंने जॉन डन की टेक्निक्स को, जॉन डन के तरीकों को फॉलो किया और उनको आगे लेकर गए। तो ये सभी एक तरह से उनके फॉलोवर्स हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स आर आल्सो नोन एज लेट रेनेसा पोएट्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये लेट रेनेसा पोएट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। जॉन डन इज नोन एज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट हु इज द फाउंडर एंड लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का लीडर और फाउंडर कौन है? तो योर आंसर विल बी जॉन डन, एंड ही इज आल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ मेटाफिजिकल एज। इनको मेटाफिजिकल एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट के रूप में भी जाना जाता है। जॉन डन इज अ फेमस लव एंड रिलीजियस पोएट। जॉन डन का जो पड़ाव है जीवन का
वो दो भागों में बटा हुआ है दोस्तों। एक तरफ तो लव पोइट और दूसरी तरफ रिलीजियस पोइट, दोनों रूप में, क्योंकि उनकी जो होली सोनेट्स हैं वो उनको एज ए रिलीजियस पोइट स्टैंड करती हैं। जॉन डन ने होली सोनेट्स भी लिखी हैं जिससे वो एक रिलीजियस पोइट के रूप में जाने जाते हैं, और जॉन डन लव पोइट तो है ही। जब भी हम लव पोइट की बात करते हैं दोस्तों तो हमारी जुबान पर दो तीन नाम आते हैं। विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, जॉन डन का नाम आता है, और साथ साथ नाम आता है टी.एस. इलियट का लव पोइट के रूप में। देयर वॉज अ डीप इंपैक्ट ऑफ जॉन डन्स पर्सनल लाइफ अपॉन हिज पोइट्री। जॉन डन की कविताओं में उनकी पर्सनल लाइफ का बहुत बड़ा इंप्रेशन देखने को मिलता है। दोस्तों एक छोटा सा किस्सा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से जॉन डन की लाइफ का इंपैक्ट हमें उनके वर्क पर देखने को मिलता है। जॉन डन एक जिसे कहते हैं अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, और ये एक जो मैगजीन कंपनी थी उसमें काम करते थे। एक एडिटर के रूप में भी काम इन्होंने किया था जॉन डन ने। और उस कंपनी में जो कंपनी का जो ऑनर था उसके भाई की बेटी अक्सर विजिट किया करती थी और उनका नाम था एन मोर। एन मोर वहां पर अक्सर आया जाया करती थी एंड शी केम इन कॉन्टैक्ट विद जॉन डन, और उनकी मुलाकात जॉन डन से हो गई। एन की मुलाकात जॉन डन से हुई, दोनों में इंटीमेट हुआ, दोनों क्लोज फ्रेंड हो गए एक तरह से, और फिर साथ साथ ये टाइम स्पेंड करने लगे, और वक्त यूं ही गुजरता चला गया और दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब प्यार इतना परवान चढ़ा कि इन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम शादी करेंगे एक दूसरे से। तो तभी अब क्या था, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि एन ज्यादा रिच फैमिली को बिलोंग करती थी, और जबकि जॉन जो थे वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। कमी उन पर भी कुछ नहीं थी, लेकिन उनके लिए जो एन के फादर थे उनके लिए तो वो नौकर ही था ना, चाहे वो एडिटर हो या मैनेजर हो, कुछ भी हो। तो उनको लगा कि मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकता जो हमारा ही सर्वेंट हो, हमारा ही एम्प्लॉय हो, उससे मैं शादी इसकी नहीं करूंगा। तो अब क्या था, जॉन डन जब कहते हैं ना कि मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तो यहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि एनी हाउ वी हैव टू मैरी, कि हमें तो शादी करनी है। और ऐसे में जॉन डन ने डिसाइड किया कि वो एलॉपमेंट करेंगे। तो एन एलॉप्ड विद डन, जो एन थी वो भाग गई किसके साथ, डन के साथ। जॉन डन और एन ने भाग के शादी की थी। इन्होंने जो है चर्च में शादी की, फिर लीगली भी शादी की, और उसके बाद साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। अब साथ रह रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, और लेकिन इसी बीच में एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि जॉन डन के जो एन के फादर हैं वो उनके पास आते हैं, जॉन के और एन के, और वो कहते हैं भाई अब तो तुमने शादी कर ली है, अब मैं क्या कर सकता हूं। अब एक काम करते हैं कि मैं एन को थोड़े दिन अपने घर ले जाता हूं और तुम भी जॉन जो है कंपनी ज्वाइन कर लो। जॉन को कुछ सही नहीं लग रहा था कि कुछ समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड। तो लेकिन एन ने जॉन को ट्रस्ट में लिया और जॉन ट्रस्ट में आ गया, और वहां पर जॉन ने कंपनी दोबारा से ज्वाइन कर ली। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद में वहां पर जॉन के ऊपर हेरा फेरी का आरोप लगाया गया और उनको जेल भिजवा दिया गया एन के फादर के द्वारा। मतलब एन के फादर को हम इस तरह से देख सकते हैं जैसे बॉलीवुड फिल्मों में अमरीश पुरी का किरदार रहा है, उसी तरह से एन के फादर का भी एक रिजेंबल किया जा सकता है, इस तरह की इमेजिनेशन की जा सकती है। तो एन के फादर ने जॉन को जेल में भिजवा दिया था। अब जब जॉन को जेल हो गई, और उसी बीच में यह कहा जाता है जब जॉन जेल में थे तो जॉन ने वहां पर काफी कविताएं लिखी जो कि एन को डेडिकेटेड थी। और यही कारण है कि जॉन की जो पोएट्री है वो सेपरेशन को रिप्रेजेंट करती है, एक अलगाव को रिप्रेजेंट करती है, एक दूरी को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह की कविता जॉन डन ने लिखी थी। और इसके बाद जो एन थी उसका रो रो के बुरा हाल हो गया, उन्होंने खाना छोड़ दिया। अब लेकिन कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, तो वही बात हुई और उसके फादर ने जॉन को जेल से छुड़वा दिया। और उसके बाद उन दोनों की एक बार फिर से शादी कराई गई और दोनों एक साथ एक हैप्पी लाइफ मतलब स्पेंड करने लगे। बट जस्ट आफ्टर द 15 ईयर ऑफ देयर मैरिज, 15 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज, शादी के मात्र 15 साल बाद एन डाइड अवे, एन की मृत्यु हो गई। और वो 7 या 8 बच्चे थे इनके जॉन के, तो वो अपने पीछे 7 जो चिल्ड्रन थे वो छोड़ गई। अब जॉन डन जो थे वो एक तरह से लव लाइफ से बिल्कुल ब्रोकन हो चुके थे, टूट चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, एक फादर के रूप में
और एक टीचर के रूप में काम किया एक चर्च में, एक बोर्डिंग चर्च जो होती है स्कूल से एसोसिएटेड, वहीं पर ही बच्चों को बोर्डिंग में कराया, वहीं पर ही वो एक फादर बन गए। और उस समय उनका जो ये पड़ाव था, दूसरा पड़ाव लाइफ का, इसमें उन्होंने होली सोनेट्स और रिलीजियस पोइट्री लिखी। लेकिन रिलीजियस पोइट के रूप में वो इतने फेमस नहीं हो सके जितने वो एज अ लव पोइट के रूप में रहे। अब दोस्तों, ये जो पोइट हैं जॉन डन, ही इज द ओनली पोइट हु वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द सेक ऑफ लव। ये मात्र एक ऐसे कवि माने जाते हैं जिनको प्यार के वास्ते, प्यार की वजह से जेल जाना पड़ा। ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी समझना बहुत जरूरी है। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स फिजिकल ब्यूटी और नेचर। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब दूरी, और फिजिकल मीन्स फिजिकल ब्यूटी और नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मेटा और फिजिकल। सो मेटा स्टैंड फॉर बियॉन्ड एंड फिजिकल मीन्स फिजिकल ब्यूटी और नेचर। एक ऐसी कविता जो कि फिजिकल ब्यूटी या नेचर से हटकर लिखी गई, उसको मेटाफिजिकल पोएट्री कहा गया। दोस्तों, इसमें बहुत डेप्थ क्वेश्चंस होते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री में, और जो कि इस तरह के साइंटिफिक रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब साइंस भी उसको सॉल्व नहीं कर सकती अगर जो हम कहें तो इस तरह के मतलब क्वेश्चंस उसमें किए जाते हैं। Hence the poetry beyond of metaphysical, physical beauty और nature is known as metaphysical poetry। अब इसके मुख्य ट्रेट्स, विशेषताएं क्या रही मेटाफिजिकल पोएट्री की। सबसे पहले कंसीट। कंसीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंसीट मीन्स पुट टू अनकॉमन आइडियाज टुगेदर। दो असाधारण से विचारों को एक साथ दर्शाना कंसीट कहलाता है। जहां पर जो हम अनकॉमन आइडियाज को लेते हैं। अनकॉमन आइडियाज क्या होते हैं? अब जैसे कि एक पोएम है इनकी, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। जॉन डन की पोएम है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसका मतलब है कि दो सच्ची आत्माओं के अलगाव पर दुखी ना होना, वो मतलब होता है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का। और उसमें स्टार्टिंग के ही पैराग्राफ में जॉन डन कहते हैं, एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे and whispers their souls to go, and whilst some of their sad friends do say the breath goes now and some say no। वो ये कहता है जब गुणी व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो वो ये चाहते हैं कि उनके मरने पर कोई विलाप ना करे, जबकि उनके कुछ लोग ऐसा फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। कहने का मतलब यहां पर अपने सेपरेशन से, जो कि कवि है वो इस कविता में फ्रांस जा रहा है, उसकी पत्नी घर पर रुकेगी, तो वो अपनी पत्नी को समझाते हुए उदाहरण देता है गुणी व्यक्तियों के मरने का। तो ये कंसीट का उदाहरण है। इसके साथ साथ वो प्रकार का भी उदाहरण देता है, कहता है इफ दे बी टू सो दे आर टू एज स्टिच्ड ट्विन कंपासेस आर। अगर जो वो दो हैं तो वो दो इस प्रकार से हैं जैसे प्रकार की झुकी हुई टांगे। मतलब वो ये कहता है कि मैं तो सेंट्रल लेग हूं जो बिल्कुल स्थिर रहती है, तुम मूविंग, मतलब तुम तो सेंट्रल हो और मैं मूविंग लेग हूं, लेकिन तुम केंद्र में रहकर मेरे ऊपर नजर रख रही हो। अगर जो मैं भ्रमण कर रहा हूं, कहीं बाहर जा रहा हूं, तो तुम्हारी नजर मेरे ऊपर है। तो वो ऐसा अपनी पत्नी से कहता है। तो दिस इज द यूज ऑफ कंसीट। तो इस तरह से कंसीट का यूज देखने को मिलता है। पैराडॉक्स, अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शंस, जहां पर विरोधाभास चीजें दर्शाई जाए। अब विरोधाभास किस तरह से होती हैं? विरोधाभास के लिए अब हम चलते हैं यहीं पे। चलो वैलिडिक्शन का ही उदाहरण मैं देता हूं। इसमें प्यार की तुलना सोने से वो करता है। वो ये कहता है कि जिस प्रकार से सोने को पीटा जाता है तो सोना महीन होता चला जाता है लेकिन टूटता नहीं है, उसी प्रकार से सच्चे प्रेमी जो हैं वो उनके प्यार में कितनी ही दूरी आ जाए लेकिन उनका प्यार खत्म नहीं होता है। जक्सटापोजिशन, बिल्कुल दो अपोजिट बातें, दो अपोजिट विचार, दो अपोजिट चीजें को दर्शाया जाए, वो जक्सटापोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं जॉन डन की पोएम द फ्ली। क्या एक मच्छर प्यार की ताकत हो सकती है? शायद नहीं, लेकिन जॉन डन बना दिया है जॉन डन ने। वो जब एक फ्ली जो होती है, जो काटने वाली मक्खी होती है, उसको फ्ली बोला जाता है, तो फ्ली आकर वो जॉन डन का खून चूस लेती है, और जब जॉन डन का खून चूस लेती है तो उस फ्ली से कहता है अब तुम यहां से जाओ और मेरी प्रेमिका का भी खून चूसो। अब फ्ली उसकी बातों को मान लेती है और वो चली जाती है एन का खून चूसने। एन का खून चूसती है और एन जो है वो इरिटेट हो जाती है, उसको मारने वाली होती है, और अचानक से जॉन डन वहां पर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं डोंट किल द फ्ली, इट सर्वाइव 3, कि इस फ्ली को मत मारो, इसमें 3 जिंदगियां हैं, इसमें तुम्हारी जान है, इसमें मेरी जान है और इसमें इस मच्छर की जान है। अगर जो तुमने इसे मार दिया तो तुम पर आरोप लगेगा अपने प्रेमी की हत्या का, और इतना ही नहीं, तुम पर यह भी आरोप लगेगा कि तुमने सुसाइड कर लिया, और तुम पर इतना भी आरोप लगेगा कि तुमने इस मक्खी की जान ले ली।
तो वो इस तरह से बातें करता है, मतलब फिली का उदाहरण देता है उसमें, और वो उस तरह से उसको समझाने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड जक्सटापोजिशन। द सनी राइजिंग में सूरज को प्यार का दुश्मन दिखाया गया है, क्योंकि जो कवि और कवि की जो वाइफ होती है वो इन द अर्ली मॉर्निंग दे वर मेकिंग लव, और जो सन था वो पर्दे को चीरता हुआ बिस्तर पर पड़ रहा था, तो वो वहां पर सूर्य को जो है प्यार का दुश्मन बताते हैं। इसके अलावा सिमली, मेटाफर, सिमली आप जानते ही हैं, जो सिमली जहां पर टू अनकॉमन आइडियाज को या फिर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन की जाती है, और एज लाइक सच सो का यूज किया जाता है। मेटाफर इंप्लाइड सिमली होता है, जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, सच लाइक एज सो नहीं आते। और इसके साथ साथ सिमिलैरिटी बिटवीन डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, वही बात हो गई जस्ट लाइक पैराडॉक्स की, दो समान चीज मतलब असमान चीजों में समानता दर्शाना। और इसके साथ साथ विट, विट मतलब इंटेलेक्चुअलिटी लेवल, द प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सबसे बड़ी खासियत थी। ड्राइडन और इलियट ने भी यही कहा है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे उनकी सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो था यूज ऑफ विट। वो अपनी बुद्धि का बहुत यूज करते थे, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत यूज करते थे। अब फॉर एग्जाम्पल एक कैनोनाइजेशन कविता है, कैनोनाइजेशन जिसमें कवि और कवि की प्रेमिका प्रेम कर रहे होते हैं। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है टू एनरोल द नेम इन द लिस्ट ऑफ सेंट्स, और कवि के जो है अपने दोस्त से ये कहता है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट, और 5 ग्रे हेयर एंड फॉर्च्यून फ्लाउट। तो वो ये कहता है कि भगवान के वास्ते चुप हो जाओ और मुझे प्यार करने दो, क्योंकि मैं अभी युवा हूं और ये मेरे प्यार करने की उम्र है। क्या मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा क्या मैं तब प्रेम करूंगा, या मेरे सिर पर मात्र 5 बाल रह जाएंगे वो भी सफेद, क्या तब प्यार करने की उम्र होगी? जब मुझे लकवा या गठिया का दर्द होने लगेगा, लकवा मार जाएगा या गठिया का दर्द होने लगेगा, क्या मैं तब प्रेम करूंगा? तो वो अपने दोस्त को समझाता है, दोस्त मानता नहीं है। बहुत सारे उदाहरण वो उसको देता है कि, और लास्ट में वो ये कहता है जब दोस्त नहीं जाता कि बेटर है तुम यहीं रुको और अपनी आंखों को हमारे प्रेम का दर्पण बना लो और लोगों को हमारे प्रेम के बारे में जागृत करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि सच्चा प्यार कैसे होता है। सो दिस इज द यूज ऑफ विट, ये होता है विट का यूज। ऐसे ही सनी राइजिंग में जब सूरज नहीं जाता तो वो सूरज से कहता है कि एक काम मैंने सुना है कि प्रेमियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है, तो एक काम करो, हमारे इस बिस्तर के चारों तरफ मंडराओ और हमें केंद्र बिंदु मानो और अपनी ऊर्जा को हमें दो। तो दिस इज कॉल्ड विट। तो विट का प्रयोग जॉन डन अपनी कविताओं में करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये थी मेटाफिजिकल पोएट्री जो आज मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो दोस्तों अभी थोड़े दिन के लिए, मैं 2-4 दिन के लिए अभी लाइव क्लास नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई हैव टू स्पेंड माई मोस्ट ऑफ द टाइम इन हॉस्पिटल बिकॉज माई फादर इज इन ICU। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको इस तरह से चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। एक आध दिन नहीं हो पाई तो उसके लिए जस्ट अगेन सॉरी, लेकिन कोशिश करूँगा मैं डेली ही कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करूँ, बनाता रहूँ। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये इससे हमारे दिन आगे बढ़ जाएंगे या आगे निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी तैयारी पूरी अच्छी तरह नहीं हो जाती, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, मैं तब तक आपको पढ़ाऊँगा। इट्स माई प्रॉमिस। बट in my bad time, I need your support. Thank you very much. Yours, Dr. Sachin Goswami.